सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो जैसा आपको पता है कि आपके मैराथन सेशन जो है उसका एक पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले उस पार्ट को जो है वो देख लें जिसका फर्स्ट पार्ट था। क्योंकि उसमें जो हमारे फर्स्ट टॉपिक थे कितने 6 टॉपिक थे। यहाँ पे आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं उनमें से जो 6 टॉपिक थे रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है, यहाँ तक जो है उस मैराथन में हमने कवर कर लिए हैं। और मैंने आपको ये बोला था कि हम उसका एक सेकंड पार्ट जो है वो लेके आएंगे। जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, 6 टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे वो आज हम इस सेशन में जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो आप सबको मैं ये बोलूँगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले वो वाला सेशन जो है फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो नहीं देखा तो उसको देख लें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में होगा या चैनल पे जाके आप जो है उसे देख सकते हैं। लास्ट जो आप अपलोडेड वीडियो है वो वही है, उसे आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, इस कंप्लीट जो आपके पीपीटी है, ठीक है, पूरे नोट्स जो हैं सभी स्टूडेंट जो हैं वो एक ही चीज़ कमेंट कर रहे थे वीडियो के नीचे कि इसकी पीपीटी जो है वो दी जाए, पीडीएफ जो है वो शेयर किया जाए। तो इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो पीपीटी है जो इसका पीडीएफ मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ये जो है इसी चैनल के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके फाइल्स में जो है मैं इसे अपलोड कर दूंगा। इसका लिंक जो है कैसे आपको ये नोट्स मिलेंगे, इसका लिंक जो है टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो मैं सबको बता दूं कि टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लो, वहीं पे जाके आपको इसके नोट्स जो है पीडीएफ जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया था यहाँ तक, ठीक है, रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है, फंक्शंस और रोल जो है आरबीआई के हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो आज जो है हमारा वो है टॉपिक सेवन्थ, ठीक है। सेवन्थ टॉपिक है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो है आप देख रहे होंगे पीपीटी में आपको डेफिनेशंस जो है मार्केट की वो कुछ मिलेंगी, ठीक है। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट जो है उसे माना जाता है, मार्केट की डेफिनेशन जो है वो ऐसा एक होल एरिया ओवर विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच अ टच विद ईच अदर डायरेक्टली और थ्रू मिडल मैन, ठीक है। तो यानी एक एरिया जो है जिस जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे वो डायरेक्ट हो रही हो या फिर थ्रू अ मिडल मैन, तो ऐसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, ठीक है। ये एक मॉडर्न डेफिनेशन है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन दिख रही है ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरी जो डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी की डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अ मार्केट इज अ मैकेनिज्म और एन अरेंजमेंट इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जहाँ पे एक अरेंजमेंट है, ठीक है, एक मैकेनिज्म है जिसमें कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। द बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सर्विस कम इनटू कांटेक्ट विद वन अनदर and complete the act of sales or purchase on mutual agreement by the exchange of money। जहाँ पे exchange of money हो उनके अंदर जो है एक mutual agreement होगा बाइंग का या सेलिंग का, ठीक है, परचेज का। उस अरेंजमेंट को, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक जनरल जो है इंट्रोडक्शन आपका मार्केट समझने का, लेकिन आपका जो एक्चुअल टॉपिक है वो है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें से कि एक क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपसे पूछा गया है कि एक क्वेश्चन जो लास्ट जो आपका फा का एग्जाम हुआ था, ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम हुआ था जो स्क्रैप हो गया, उसमें से क्वेश्चन जो था आपको पूछा गया था कि ऑल कंपनी सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मार्केट शेयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, दिस इज द सिचुएशन। आप तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए थे परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आया था कहाँ से, जो आपके डिफरेंट मार्केट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो मार्केट के हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको बताई हैं। क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज में से जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपको पूछा गया था होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट में से, ठीक है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो किस मार्केट में होता था, उसका ऑप्शन जो था परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ जो था आपका राइट आंसर जो था वो इसका आना था परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी मार्केट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। जैसे कि सबसे पहले बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, होमोजीनियस या आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होगी फर्म में,
मार्केट में फर्म्स की, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी होगी, यानी कि मूवमेंट जो है मार्केट के अंदर वो परफेक्ट होगी। परफेक्ट नॉलेज होगी प्रोडक्ट की हर किसी को, बायर्स को भी और सेलर्स को भी, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगी। अब इसका क्या मतलब है, वो यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो होती है उसका क्या मतलब है, ठीक है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। अब मोनोपोली की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, सिंगल सेलर और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होंगे, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पे सेलर जो है वो सिंगल होगा। जैसे कि आपको पता है मोनोपोली में एक ही जो है हमारे पास में सेलर होगा। रिस्ट्रिक्शन होगी एंट्री और एग्जिस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर जो होगा उसकी मोनोपोली होगी, उसके पास में कुछ पेटेंट राइट्स होंगे, जिसकी वजह से एंट्री और एग्जिस्ट जो है न्यू फर्म की इंडस्ट्री में वो पॉसिबल नहीं होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, ठीक है। तो जो मोनोपोलिस्ट होगा उसके फुल कंट्रोल होगा प्राइस के ऊपर। अब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है इस मार्केट में, वो भी आप इसका एक फीचर रहेगा। प्राइस मेकर जो है ये खुद से होंगे, ठीक है, क्योंकि खुद से डिसाइड करेंगे प्राइसेस को। और डाउनवर्ड स्लोपिंग लेस इलास्टिक डिमांड कर्व होगी, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो मोनोपोली में आपको डाउनवर्ड स्लोप जो है यहाँ पे वो डिमांड कर्व जो है इनकी वो दिख रही होंगी, ठीक है। इसी तरह से आपकी परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक जो है वो प्राइस लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मार्केट है आपके पास आपका वो है मोनोपोलिस्टिक। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर जो है वो यहाँ भी होंगे, सेम एज जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में थे, ठीक है। लेकिन इसमें सेलिंग कॉस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं थी, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट है, विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है वो भी मैं भी समझाऊंगा। परफेक्ट डिफ्रेंशिएशन होगी, क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस था, ठीक है, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। इसीलिए इसमें जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो सेलिंग कॉस्ट है वो इन्वॉल्व है। क्यों, अब इसका कंसेप्ट आप समझे, विच मीन्स दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, कलर, टेस्ट, पैकेजिंग, साइज, शेप एटसेट्रा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की वो है तो एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कुछ जो है डिफरेंशिएशन है। वो डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पे है, या तो कलर के बेस पे है, या टेस्ट के बेस पे है, या पैकेजिंग के बेस पे है, या फिर साइज के बेस पे है। सपोज दैट कि आप एक सोप की एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी जो यहाँ पे इन्वेस्ट अपने जो सेलर्स होंगे वो सेल कर रहे हैं सोप, ठीक है, लेकिन अलग अलग पैकेजिंग हो सकती है, साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है, या उनकी ब्रांडिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो किसका सोप जो है वो ज्यादा सेल होगा वो डिपेंड करता है उनकी उनकी एडवर्टीजमेंट कास्ट के ऊपर, ठीक है। तो कास्ट ऑफ सेलिंग जो है या एडवर्टीजमेंट कास्ट या प्रमोशन जो है उस पर डिपेंड करता है कि किसकी सेल जो है वो ज्यादा होगी। इसलिए इस वाले पर्टिकुलर मार्केट में जो है आपको सेलिंग कास्ट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, इसमें भी फ्री एंट्री एग्जिस्ट है। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस है, ठीक है, फुल्ली कंट्रोल नहीं है बट पार्शियल कंट्रोल जो है प्राइस के ऊपर वो आपको दिखेगा। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, नॉलेज जो है यहाँ पे परफेक्ट थी लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज है। इम्परफेक्ट मोबिलिटी है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट आर नॉट परफेक्टली मोबाइल। और इसकी एन इलास्टिक एंड डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व, इलास्टिक तो है इसकी तरह बट डाउनवर्ड भी एट द सेम टाइम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया लास्ट मार्केट जो है ओलिगोपोली, ठीक है। इसमें फ्यू बट लार्ज सेलर्स होंगे, ठीक है, कम ही होंगे बट लार्ज सेलर्स जो है इसमें होंगे। फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेंगे होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, दोनों हो सकते हैं, या होमोजीनियस भी या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी। प्राइस रिजिडिटी रहेगी, यानी प्राइसेस को चेंज करना उतना ईजी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, ठीक है। Demand cannot be determined under oligopoly as the demand curve is kink demand curve, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है वो आप यहाँ पे देखेंगे, किंक डिमांड का मतलब इसकी डिमांड कर्व एक स्लोप में नहीं होगी, ठीक है। यानी इसकी डिमांड को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। यहाँ तक ये डिमांड जो है, डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक थी, इसके नीचे यहाँ पॉइंट से देखेंगे तो ये इन इलास्टिक हो गई है, ठीक है। ये भी हम डायग्राम जब इसको देखेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इट मीन्स कि इसकी डिमांड कर्व को ट्रेस करना या प्राइस लाइन को ट्रेस करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। वो हम जो है इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसे किंक्ड डिमांड कर्व जो है हम बोलते हैं। ऑल द फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस डिटर्मिनेशन, और सारे ही फर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट हैं, किसके लिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए या फिर अपनी सेल्स के लिए, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। ये आगे ओलिगोपोली की, तो ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ तक लगता है कि लास्ट क्वेश्चन भी जो है आपका वो प्रॉपर्टीज में से आया था, तो इस बार भी किसी और मार्केट की प्रॉपर्टीज में से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इनकी
क्या क्या डिमांड कर्व्स हैं, ठीक है, और क्या प्राइस सिचुएशंस हैं हर एक मार्केट की, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो भी प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर ही है कि हर मार्केट के अंदर कैसा प्राइस जो है वो होता है, ठीक है। तो प्राइसेस अपने आप में कुछ भी नहीं है, जो इनकी डिमांड कर्व्स हैं वही जो है वो इनका प्राइस जो है वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सारे जितने भी मार्केट्स हैं उनकी आपकी जो डायग्राम्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिमांड कर्व किसकी, इंडस्ट्री की, और ये आ गया आपकी सप्लाई इंडस्ट्री की, ठीक है, डिमांड और सप्लाई इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो प्राइस को जो है वो डिटरमाइन कर रही है, प्राइस मेकर जो है वो इंडस्ट्री है। उसके आगे जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर्स हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर जो प्राइस जो है डिसाइड किया जा रहा है वो किसकी बेसिस पे किया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई कितनी है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, यहाँ पे जो है ये प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। अब इसी प्राइस को उन्होंने एक फर्म को बोल दिया कि इसी प्राइस को जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो ये वाली कर्व जो है यही जो है प्राइस वाली कर्व जो रहेगी हर फर्म की यही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्म ने प्राइस टेक किया, जो इंडस्ट्री ने प्राइस मेक किया, और प्राइस मेक कैसे हुआ, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन जो है इंडस्ट्री के थ्रू फर्म्स को दी गई कि वही प्राइस जो है वो टेक करेंगे जो कि उन्होंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। उसके बेसिस पे एक फर्म के अंदर जो प्राइस है वो इस तरह से कैसा होगा, इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक मींस कि अगर, क्योंकि अब सभी फर्म जो इसके अंदर हैं उन सब का प्राइस जो है वो एक जैसा है, ठीक है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी एक जैसा है, ठीक है। अगर किसी ने भी उस फर्म के अंदर अपना प्राइस थोड़ा भी कम या ज्यादा किया तो उनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, या कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, यानी इन्फ्लुएंस हो जाएगी, ठीक है। यानी क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसे जो है वो सारे फर्म्स जो हैं, यहाँ पे अगर फर्म एक है, दो, तीन फर्म है, अगर जो प्राइस फर्म वन का है फर्म टू का भी वही होगा, फर्म थ्री का भी वही होगा। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो होमोजीनियस हैं, ठीक है। अगर किसी ने प्राइस को थोड़ा भी ज्यादा या कम किया तो उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी, इसलिए कोई भी अपने प्राइस को जो है वो चेंज नहीं करेगा, जिसकी वजह से इनका प्राइस जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जो है इनका परफेक्टली इलास्टिक है, तो यहाँ पे इनका इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे डिटरमाइन होगा, तो हमें पता है ये जो कर्व है आपकी ये इक्वल टू ए आर एम आर है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी एक कर्व होती है जिसे हम बोलते हैं एवरेज कास्ट, ठीक है। तो जहाँ पे ये एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, वही जो है इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है, लॉन्ग रन में भी शॉर्ट रन में भी। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं ऑलरेडी यहाँ आगे जो है मैंने नोट्स में ऐड की हुई है, यहाँ पे हम इसे और अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ आपको समझने के लिए जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इनकी प्राइस लाइन जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइसिंग कंडीशन जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो कैसी होती है, तो उनकी प्राइस लाइन जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी तरफ है हमारे पास में मोनोपोली, ठीक है। तो मोनोपोली में प्राइस लाइन देखेंगे, यहाँ पे आप देखें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही जो है वो क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है, किसके हॉरिजेंटल है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो है दोनों डाउनवर्ड स्लोप में है, ठीक है, दोनों डाउनवर्ड स्लोप में है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, और इनका जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहीं से हम एक लाइन जो है, यहाँ से एक लाइन जो है यहाँ ऊपर ड्रा करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, किसे टच करेगी, एवरेज रेवेन्यू को, वहीं पे जो है आपका प्राइस जो है वो डिटरमाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर एवरेज रेवेन्यू उसी लाइन पे है, ठीक है, सॉरी एवरेज कास्ट उसी लाइन पे है, तो यहाँ पे ये क्या अर्न करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर ये एवरेज एवरेज कास्ट जो है वो यहाँ इसके नीचे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एवरेज कास्ट फर्स्ट बना देता हूँ। ये एवरेज कास्ट की जो कर्व है ये आपकी एवरेज रेवेन्यू से कम है, ठीक है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कास्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एवरेज रेवेन्यू नीचे है, एवरेज कास्ट जो है वो ऊपर है। तो इस केस में प्राइस जो है यहाँ पे डिटरमाइन होता, तो एक प्राइस ये होगा, एक प्राइस वन यहाँ पे होगा, तो ये बीच वाला जो एरिया होगा ये होगा क्या उनका, ये होगा उनका प्रॉफिट, ठीक है, किसका, मोनोपोली का प्रॉफिट, ठीक है। इसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमेशा एक मोनोपोलिस्ट जो है वो अर्न करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि उसका एवरेज रेवेन्यू जो है वो जो है वो ग्रेटर देन होता है एवरेज कास्ट से, क्योंकि उसके पास में राइट होता है किसका,
प्राइस को डिटरमाइन करने का, राइट नहीं बोल सकते, पर वो ऐसी सिचुएशन में होता है कि अपने प्राइस को वो खुद डिटरमाइन करता है, क्योंकि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूशन जो है किसी उसके प्रोडक्ट का नहीं होता। इस चीज को मैंने अच्छे से यहाँ पे देखेंगे आप मोनोपोली फॉर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल और लॉसेस को एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट के बेसिस पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम डायग्राम जो है इसकी वो देख रहे हैं। इसी की तरह मोनोपोलिस्ट और मोनोपोली में क्या फर्क है वो देखो आप यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट मार्केट है थर्ड और ये सेकंड मोनोपोली, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन इसकी जो एवरेज कर्व और मार्जिनल कर्व है वो क्या है, वो थोड़ी लेस इलास्टिक है और ये थोड़ी ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, ज्यादा इलास्टिक और कम इलास्टिक का मतलब यहाँ पे ये है, अगर प्राइस यहाँ पे इतना था और यहाँ पे इतनी क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे अगर ज्यादा प्राइस ड्रॉप होगा तो क्वांटिटी कम ही ड्रॉप होगी। ठीक है, यानी ज्यादा प्राइस ड्रॉप होने पे क्वांटिटी कम ही ड्रॉप होगी। लेकिन यहाँ पे अगर एक प्राइस यहाँ पे थी, अगर प्राइस थोड़ा भी कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी जो है वो इसमें ज्यादा है। ठीक है, इलास्टिसिटी जो है वो इसमें ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और प्रोडक्ट के जो है सब्स्टिट्यूशन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, यानी अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो जो उसके बायर्स होंगे वो दूसरे प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। इसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो थोड़ी इलास्टिक है, इसीलिए ये कर्व्स जो आपको दिख रही हैं कौन कौन सी, मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की कर्व्स जो है ये थोड़ी फ्लैट जो है आपको दिख रही होंगी, यानी थोड़ी ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर मार्केट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और सब्स्टिट्यूशंस जो है वो अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे मोनोपोली में जो एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसी वजह से ये जो है वो ज्यादा इलास्टिक है और ये लेस इलास्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्राइसेस जो है वो सेम एज डिटरमाइन होंगे, जैसे कि मोनोपोली मार्केट में हुए थे वैसे ही मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी डिटरमाइन होंगे। कोई चेंज जो है इसमें आपको नहीं मिलेगी। जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं से अब हम एक कर्व जो है ऊपर लेके जाएंगे और जहाँ पे ये एवरेज कास्ट को इंटरसेक्ट करेगी वहां से एक लाइन लेंगे और जहां पे जाके ये एवरेज रेवेन्यू को करेगी वहां से लाइन लेंगे, तो बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा। अगर सपोज यहीं पे अगर ये वाली एवरेज रेवेन्यू एवरेज कास्ट जो है ये वाली ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती, यहाँ पे, ठीक है, एवरेज कास्ट सेम एज जहां जैसे कि इस केस में है मोनोपोली के केस में, तो यहाँ पे ये कोई भी प्रॉफिट जो है वो अर्न ना करते, ये वाला पोर्शन ना होता और ये कौन सा प्रॉफिट होता है, इनका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज भी जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करी हुई है यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी होगी इसकी कर्व्स की बात। इसी तरह से ओलिगोपोली की जो डिमांड कर्व या प्राइस कर्व है वो कुछ इस तरह से होती है कि इसकी जो डिमांड कर्व है वो हम फुल्ली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, फुल्ली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कुछ जो हम डिटरमाइन करेंगे कि डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक है, उसके बाद कुछ किसी पॉइंट के बाद ये इनइलास्टिक हो जाएगी। तो इसलिए ओलिगोपोली पॉलिस्टिक जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है आपका, उसमें डिमांड कर्व को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाए। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो ऐसा प्राइस है जहां पे मार्केट डिमांड इक्वल होंगी किसके, मार्केट सप्लाई के। यानी सिंपल इस डायग्राम की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपकी सप्लाई है, ये डिमांड है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला जो प्राइस होगा ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक है, इसी तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मार्केट डिमांड इक्वल होगी मार्केट सप्लाई के, एंड व्हेन देयर इज नो एक्सेस डिमांड एंड नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। यानी फिर से यहाँ पे जो है अगर इस एक पर्टिकुलर पॉइंट की आप बात करेंगे, पॉइंट ई की, तो डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही जो है क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। और यहाँ से अगर एक लाइन आप यहाँ लेके जाएंगे तो जो प्राइस डिटरमाइन होगा इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो इसी एक डायग्राम की बात जो है वो यहाँ पे हो रही है। उसके बाद आगे प्राइस डिटर्मिनेशन, जो कि हम पहले ही डायग्राम में बात कर चुके हैं, उसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि परफेक्ट कंपटीशन स्ट्रक्चर जो मार्केट स्ट्रक्चर है, इसमें प्राइस जो होता है वो ऑलवेज एट द इक्विलिब्रियम लेवल, द मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सप्लाई डिसाइड द मार्केट प्राइस एट द पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यानी ये इस वाले डायग्राम की बात हो रही है कि कैसे डिटरमाइन होगा, जहां पे मार्केट सप्लाई और डिमांड जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, एट दैट एट अ पॉइंट अ competitive firm in a short run, ठीक है, शॉर्ट रन की बात हो रही है, attain equilibrium at the level of output which satisfy the following two conditions। यहाँ पे MC is equal to MR होगी और MC कर्व कट्स MR from the below। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम MC कर्व बनाएंगे, ठीक है, MC कर्व बनाएंगे या एवरेज कास्ट कर्व जो इससे इससे थोड़ा ऊपर होगी, ठीक है, अभी मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की बात हो रही है, तो MC का कर्व जहाँ पे कट करेगी
यहाँ पे होगा मार्केट का इक्विलिब्रियम, ठीक है, किसको, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे आपको दिख रही है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कास्ट क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो होगा मार्केट का इक्विलिब्रियम, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अ फर्म वुड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू सॉरी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट इक्वल होंगी। अब यहाँ पे मार्जिनल कास्ट जो है वो इस तरह से होगी। अब यहाँ पे देखो, मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट, ये एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट अगर इक्वल है तो फिर क्या करेंगे फर्म्स, वो अर्न करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, इफ इक्विलिब्रियम आउटपुट एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कास्ट, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो क्या होगा, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का कर्व हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज कास्ट कर्व जो है वो इससे नीचे हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू कर्व ग्रेटर देन एवरेज कास्ट, ठीक है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो ऊपर है और एवरेज कास्ट जो है वो नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और थर्ड कंडीशन क्या है, लॉसेस की। तो लॉसेस में क्या होगा, सेम एज कि यहाँ पे क्या होगा, एवरेज कास्ट जो है वो ऊपर हो जाएगी, ठीक है, एवरेज कास्ट जो है वो ज्यादा होगी और एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम होगी। यहाँ पे एवरेज कास्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे भी आपकी लिखी है, ठीक है। हेंस इन द लॉन्ग रन फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है लॉन्ग रन में वो हमेशा क्या अर्न करेंगे, वो हमेशा अर्न करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कास्ट के हमेशा इक्वल रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे होंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो लॉन्ग रन में ये हमेशा क्या अर्न करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। इसी तरह से मोनोपोली में लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्ट है वो हमेशा अर्न करेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में फिर से नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे सब चीज जो है वो नोट्स में ऐड है, ठीक है। तो मोनोपोली की सिचुएशन बताई हुई है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में तीन कंडीशन जो है यहाँ भी हो सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस, जो कि तीनों एग्जैक्टली वैसी हैं जैसे हमने किसमें पढ़ी, मोनोपोलिस्टिक में। बस यहाँ पे कर्व्स जो हैं वो आपको डाउनवर्ड स्लोप मिलेंगे। यहाँ पे अभी जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन आपको डायग्राम में दिख रही है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि एवरेज कास्ट इक्वल है किसके, एवरेज रेवेन्यू के। यहाँ पे देखो पॉइंट ई पे एवरेज कास्ट जो है इक्वल है एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है। यहीं पे अगर ये एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू से नीचे होगी तो ये क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और यहीं पे अगर ये एवरेज कास्ट ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, एवरेज रेवेन्यू से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉसेस, ठीक है। तो यही तीन कंडीशंस जो हैं यहाँ पे आपको बताई गई हैं। एक तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू होगा एवरेज कास्ट, या ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कास्ट होगा। और यहाँ पे लिखा है कि मोनोपोली फर्म वुड अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द इफ एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कास्ट, ठीक है। और लॉन्ग रन में जो मोनोपोली फर्म है वो हमेशा क्या करेंगे, अटेन करेंगे जहां पे मार्जिनल कास्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगी, और ये करेंगे कंटिन्यू अर्न क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक जो है उसके भी सिचुएशंस बताई हुई हैं कि मार्केट जो है वो अर्न करेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अगर लॉन्ग रन में ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है तो ये अटैच करेगा क्या, अट्रैक्ट करेगा किसको, न्यू फर्म्स को, क्योंकि इसमें नो एंट्री एंड एग्जिस्ट है। लेकिन यहाँ पे आपने हमने देखा कि यहाँ पे तो एंट्री पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मोनोपोलिस्टिक जो है लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अटेन करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इससे क्या होगा कि नए फर्म जो है वो उसके अंदर जो है इंडस्ट्री के अंदर इंटर करेंगे, क्योंकि एंट्री और एग्जिस्ट जो है वो इसमें फ्री है, ठीक है। विद द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स मार्केट विल बी शेयर बाय मोर फर्म्स। अब क्या होगा, ज्यादा फर्म्स जो है वो मार्केट में हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट पर फर्म विल गो ऑन फॉलिंग। तो पर फर्म प्रॉफिट जो है वो फॉल करेगा। दिस विल गो ऑन टिल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आर वाइप्ड आउट एंड ऑल फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तभी मैंने आपको बोला कि लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले मार्केट्स हैं वो सिर्फ जो क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगे, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में था। लेकिन मोनोपोली में ये क्या करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अटेन करेंगे। ये तीनों पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। इसमें से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है, कौन सा मार्केट लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या कैसे प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक वो है एट्थ आपका
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है इसकी वीडियो जो है मैं सेपरेटली जो है वो पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। दोनों ही, एक लॉ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दोनों ही मैंने आपको पढ़ाए हैं। फिर भी यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था, जब मैराथन सेशन मैंने स्टार्ट किया था, कि हर एक चीज़ जो है हम रिवाइज करेंगे। तो मोटिव यही होगा कि मैं हर एक चीज़ को जो है यहाँ पे टच कर सकूँ और आपको रिवाइज करवा सकूँ, ठीक है, कम से कम टाइम में। लेकिन इससे पहले पहले ही जब मैंने मैराथन सेशन जो है पार्ट 1 लिया था, उसमें मैंने बोला था कि आप लोगों ने कि वो आपके जो पर लेक्चर, मतलब हर टॉपिक वाइज जो लेक्चर हैं वो ज़रूर आपने देखने हैं, वो आपने देखे होंगे। उसके बाद ही मैराथन को देखेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, टॉपिक 8 जो है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है मैं हर एक टॉपिक में ऑलरेडी जो है आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे ऐड नहीं किया, डायरेक्ट जो है लॉज ऑफ प्रोडक्शन में से मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें ये पढ़ाया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि कैसे ये जो 4 फैक्टर्स हैं इनकी यूटिलाइजेशन की जाए, यानी क्या वो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो लिए जाएँ, या क्या वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनको यूज़ करके हम मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। वो इन लॉस के थ्रू में बताया गया कि कितनी लेबर जो है वो यूज़ की जाए, ठीक है, कितनी कैपिटल जो है वो यूज़ की जाए, या 2 लेबर 2 कैपिटल हो, 4 लेबर 2 कैपिटल हो, या 2 लेबर 4 कैपिटल हो, तो क्या कॉम्बिनेशन जो है, क्या रेशियोज जो है वो होनी चाहिए किसके अंदर, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। इसके लिए कुछ लॉज हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इसको क्लासिफाई करके बता दिया कि लॉ जो है वो दो तरह से, दो लॉज में जो है वो डिवाइड हुए हैं, ठीक है। एक तो है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और दूसरा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जो है, लॉ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, वो एक लॉन्ग रन एनालिसिस है, और वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन एनालिसिस है, ठीक है। इसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल्स होंगे, इसमें सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, ठीक है, कुछ फैक्टर्स जो है फिक्स्ड होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे, ठीक है, यानी सारे वेरिएबल नहीं होंगे। इसका रीजन ये है, शॉर्ट रन का यानी आपके पास में प्रोडक्शन के लिए जो टाइम है वो कम है, ठीक है, शॉर्ट रन एनालिसिस है, और इसमें इतना टाइम नहीं है कि आप सारे फैक्टर्स को वेरिएबल कर सकें। वेरिएबल करने का मतलब यह है कि जितने भी फैक्टर्स आपके पास हैं उनको आप प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज कर सको, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में इतना समय है, इतना टाइम है कि आप सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप एक साथ जो है प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस इसमें भी रहेंगी, 3 स्टेजेस इस लॉ में भी रहेंगी। यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स है, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स है, यानी इसमें जो एक स्टेज है उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे, इसमें जो एक स्टेज है वो आपको कांस्टेंट रिटर्न्स मिलेंगे। ये दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उसकी बात जो है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो आपका एक लॉ है ये किसका है, शॉर्ट रन का है, ठीक है। आपको याद रखना है कि शॉर्ट रन का लॉ है, ठीक है, यानी जिसमें कुछ फैक्टर जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं और कुछ वेरिएबल हैं, ठीक है, यानी सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी स्टेजेस होंगी वो किसके बेसिस पे होंगी, वेरिएबल वाले के बेसिस पे, वेरिएबल फैक्टर्स के बेसिस पे, इसीलिए इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैज 3 स्टेजेस, जो कि हैं, फर्स्ट है स्टेज फर्स्ट आर स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है ओ टू एन, ठीक है, मैं लिखता जाऊंगा साथ में ओ टू एन, ठीक है। ओ टू एन जो है आपको यहाँ पे ओ, यहाँ पे एन, ओ टू एन जो दिख रही है आपको वो फर्स्ट स्टेज है। इन दिस स्टेज द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट जो है आपका, ये टोटल प्रोडक्ट कर्व है, ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग रेट। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पैरेलल में यहाँ पे आप देखेंगे क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो है फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रिटर्न रहेगी। दिस इज हैपन बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि मैंने बोला कुछ फैक्टर इसमें फिक्स्ड हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है विद एडिशनल ऑफ वेरिएबल इनपुट टू दी टू द टू द प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है वो एफिशिएंट है किसके साथ में, वेरिएबल फैक्टर के साथ में, उसे फिक्स्ड उसका जो प्रोपोर्शन है वो एफिशिएंट है, ठीक है, इसलिए आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। स्टेज सेकंड में क्या हुआ, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब है, इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट अनटिल इट रीच द मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पे ये बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट बोल सकते हैं या डिक्रीजिंग रेट से। तो इसे मैं लिखूंगा एन, सॉरी, इसे मैं लिखूंगा एन आर, ठीक है। तो एन आर की जो स्टेज है आपकी, अब ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके बाद आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेज जो है, अब डिक्लाइन क्यों हुआ, द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट आर पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग ग्रेजुअली, ठीक है, क्योंकि अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब
कि आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे जो फिक्स्ड फैक्टर है वो उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा कि वो हैंडल कर सके आपके वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं उनके बर्डन को, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न्स, जिसकी हमने यहाँ लास्ट स्लाइड में बात की, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स की। तो नेगेटिव रिटर्न्स इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पे आपकी लास्ट स्टेज जो है बियॉन्ड आर, ठीक है, बियॉन्ड आर जो है, आर पॉइंट के बाद में यहाँ पे देखेंगे टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये तीनों फेसेस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो डायग्राम जो है वो आपके सामने है, पीपीटी जो है वो आपको मिल जाएगी रिवीजन के लिए, ठीक है। बिल्कुल इजी करके यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको ये जो लॉ है वो समझाया है डायग्राम के साथ में। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेजेस जो है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास में दूसरा लॉ, रिटर्न टू स्केल, ठीक है। फर्स्ट है इसकी स्टेज कांस्टेंट, हालांकि फर्स्ट इंक्रीजिंग होगी, दूसरी कांस्टेंट, और तीसरी स्टेज जो है आपके पास में डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो नहीं मिलेंगे। रीजंस क्या है इनके, वो साथ साथ मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। हर एक स्टेज के रीजंस जो है वो मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या होगा इंक्रीजिंग रिटर्न में, कि जब चेंज करेंगे आप इनपुट को, ठीक है, इनपुट्स जो प्रोडक्शन में लगे हैं, इनपुट्स यानी वही हमारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो हमारे इनपुट्स हैं, उनको अगर हम स्मॉल अमाउंट में बढ़ाएंगे, ठीक है, उनको अगर हम इंक्रीज करेंगे कुछ कुछ अमाउंट से, स्मॉल अमाउंट से, तो ये लीड करेंगे चेंज करने में, आउटपुट में चेंजेस आएंगी जो वो हायर अमाउंट में होंगी। मतलब आपने कम अमाउंट में इन्हें बढ़ाया, किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या इनपुट्स को, और जो आउटपुट मिला वो आपको ज्यादा मिला, तो ऐसी स्टेज को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अब रीजंस क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अचीव ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल। स्केल का मतलब कि ब्रॉड लेवल पे, ठीक है, आप स्केलिंग कर रहे हैं प्रोडक्शन की, आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो इसकी आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, जो कि जिसकी वजह से कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। दूसरा, स्पेशलाइजेशन ऑफ द फर्म बिट इन टू डिविजन्स ऑफ लेबर, यानी डिविजन्स ऑफ लेबर जो है उसकी वजह से भी आपको, स्पेशलाइजेशन की वजह से भी आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। हेयर द फर्म्स आर ऑलरेडी अचीव द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो चुकी है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की, ठीक है, इसकी वजह से भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो है वो मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में, ठीक है। कांस्टेंट में क्या है कि आप जितना इनपुट बढ़ाएंगे उतना ही सेम लेवल का, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन का आपको आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे लिखा है, कि आप अपने इनपुट लेवल को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो आउटपुट लेवल है विल आल्सो बी चेंज्ड बाय 2 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कांस्टेंट रहेगा। इसका रीजन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ द फर्म जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे जा चुकी है जहां पे रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी के वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो चुके हैं, ऑप्टिमली यूटिलाइज हो चुके हैं, उसके बाद आप उन्हें और अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते। हेयर आउटपुट लेवल इक्वल्स टू इनपुट लेवल, ठीक है। थर्ड स्टेज जो है आपकी डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग रेट्स का, उसमें क्या है कि आप अगर इनपुट्स को ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, या जितना भी बढ़ाएंगे, तो जो आपका आउटपुट है वो उससे कम ही बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या है कि आप अगर इनपुट्स कम बढ़ा जितने भी बढ़ा रहे हैं इनपुट्स जो हैं, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट्स में, वो लीड करेंगे डिक्रीज इन आउटपुट, यानी जितना इनपुट बढ़ाया उतना आउटपुट आपको नहीं मिला, ठीक है। रीजंस क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स के मस्ट बी हैपन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हो सकता है कोऑर्डिनेशन की वजह से हो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से हो, या फिर साइज ऑफ द फर्म की वजह से हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन है वो स्केलिंग पे कर रहे हैं, लेकिन आपके फर्म का जो साइज है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, डिफिकल्ट टू मैनेज हो, ठीक है। या इन द केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इफ the inputs increase by 30%, it will lead to decrease in the output level 15%, ठीक है। तो ये स्टेजेस जो हैं तीनों आपको यहाँ पे फिगर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी स्टेजेस जो हैं ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे हैं, इसके अलावा आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे भी जो है वो स्टेजेस भी आपकी होती हैं, कि आपने इनपुट जो है वो कुछ लेवल का बढ़ाया और आपको जो आउटपुट मिला वो उसी लेवल का मिला, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उसी लेवल का हुआ, तो ये होगा आपका कांस्टेंट। लेकिन उसी तरह से अगर आपने यहाँ पे कुछ इनपुट बढ़ाया तो उसका आपको आउटपुट जो है वो ज्यादा मिले, तो वो इंक्रीजिंग हो गया, तो इस तरह की डायग्राम, तो इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी इंपॉर्टेंट है ज्यादा वो है आपकी वेरिएबल वाली डायग्राम, ठीक है, वेरिएबल प्रोपोर्शन वाली, ये डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्टेजेस के रीजंस जो हैं वो आपको याद रखने हैं कि क्या रीजंस होते हैं, किस वजह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट स्केल्स जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका था आपका 8th टॉपिक, ठीक है। अब हमारे पास में है नेक्स्ट टॉपिक, वो है
9 टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो भी आपके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका डेवलपिंग, इसमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है वो दी है मैंने किसकी, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की। आखिर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती क्या है, इकोनॉमीज़ होती क्या है, उनके बारे में बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ वो होती हैं जिनमें लो पर कैपिटा इनकम होगा, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, लेस मॉनेटरी ग्रोथ होगी, मॉनेटरी ग्रोथ यानी मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे ऑफ्टन रिले ऑन देयर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कहाँ पे रिले रहेंगे, यानी किस पे डिपेंड रहेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे। और उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज और नेशनल रिसोर्स अलोन, या फिर अपने नेशनल रिसोर्सेज पे अकेले यह उस पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन होगी, पॉवर्टी होगी। ठीक है, पोअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पोअर क्वालिटी ऑफ लिविंग होगी, एडवर्स हेल्थ कंडीशंस होंगी, और द स्ट्रगल विद द मैनेजमेंट। ठीक है, उसे मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और सोशल अनरेस्ट होगा। ठीक है, सोशल अनरेस्ट रहेगा। आर दी कॉमन प्रॉब्लम सीन इन सच इकोनॉमीज। ठीक है, तो ऐसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जाती हैं किसमें, डेवलपिंग इकोनॉमीज में, अंदर इकोनॉमीज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म लिखी है इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, अब इन्हीं डेवलपिंग इकोनॉमीज में से कुछ जो है इकोनॉमीज वो है इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वो हमारी होती हैं। ठीक है, इज अनदर टर्म फॉर द कंट्रीज दैट हैव लेटली स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, जो कुछ देर से जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट करती हैं, अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करती हैं, एंड हैव रिफ्लेक्टेड रैपिड ग्रोथ इन बिकमिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, और रैपिड ग्रोथ जो है वो दिखाती हैं डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए। ठीक है, तो वैसी इकोनॉमीज को हम क्या बोलते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ बताई हैं। हालांकि करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यहाँ पे भी जो है हमने एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए टॉपिक को सबसे पहले मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी हैं जो कि डेफिनेशंस में भी हमने देखी कि सबसे पहले तो लो पर कैपिटा इनकम होगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाले पोर्शन में जो है हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी और को हम डिवाइड करेंगे ओवर पॉपुलेशन से, टोटल इनकम या टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में पर कैपिटा इनकम जो है वो निकल के आएगा। तो जिस कंट्री का लो पर कैपिटा इनकम होगा उसे हम कंसीडर करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पॉवर्टी होगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिजनेस ट्रेड होगा, और प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये तो रिपीट हो गया। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे इकोनॉमीज को जिसमें कि ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डेवलपिंग नेशन या डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने ऐड की है वो है कि वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या क्लासिफाई किया है कि कौन सी कंट्री जो है वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, वो किसके बेसिस पे उसने किया है। ठीक है, तो कुछ पर कैपिटा के जो है वो नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, और उसके बेसिस पे कुछ इकोनॉमीज को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले लो इनकम इकोनॉमीज कौन सी होंगी, जिनका पर कैपिटा जो है वो लेस देन होगा 1005 से। ठीक है, 1000 यूएस डॉलर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएस डॉलर की टर्म्स में जो है या टर्म डॉलर की टर्म में जो है उसे डिफाइन किया गया है। लो मिडिल इनकम, ठीक है, लो मिडिल इनकम कौन सी होंगी, जिनका पर कैपिटा 1006 से 3955 के बीच में होगा। अपर मिडिल इनकम कौन सी होंगी, 3956, ठीक है, से लेके 12235 के बीच में होगी। और हाई इनकम इकोनॉमीज कौन सी होंगी, जिनका पर कैपिटा इनकम जो है वो ग्रेटर देन किससे होगी, 12,235 से। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन जो है आरबीआई की, हो सकता है ये रिवाइज्ड होगी हो, इसको आप एक बार इसकी रिवाइज्ड वर्जन जो है वो भी देख लेना कि वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमीज को किस बेसिस पे जो है वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, उनके नंबर्स जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आगे करेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है, कि पर जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स जो है, करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज वो। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने लिखी है कि ये ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पे लो बिजनेस ट्रेड्स होता है, ग्लोबलाइजेशन या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो क्या होती है, लो होती है। और ऐसी इकोनॉमी, सच इकोनॉमीज मेजरली डिपेंड अपॉन देयर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, सो दे हैव ऑफ्टन
एग्रो बेस्ड इकोनॉमीज, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसी इकोनॉमीज होती हैं, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी यानी एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज देयर इज ऑलवेज अ राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। तो राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम होगी, राइजिंग प्रॉब्लम होगी पॉवर्टी की और हंगर की, ठीक है। उसके बाद दिस नेशंस आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर देयर रेवेन्यू एंड स्मूथ फंक्शनिंग, तो यानी इन्हें एज अ बॉर्विंग के लिए जो है अदर कंट्रीज के ऊपर जो है रिलाई रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। दिस कंट्रीज आर ऑन लो और नो फॉरेन रिजर्व्स, या तो इनके पास में फॉरेन रिजर्व बहुत कम होते हैं या लो होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द की डेवलपिंग इकोनॉमिक फीचर इज दैट वन कैन रैंक सच कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम, जैसे हमने पहले देखा कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर इनको रैंक किया जाता है, विच इज रिलेटिवली लोअर देन द डेवलपिंग नेशंस, ठीक है, डेवलप्ड नेशंस, जो कि कंपेरेटिवली रिलेटिवली जो है वो कम होता है डेवलप्ड नेशन के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद में none drives these economies well and they face problem like literacy, illiteracy and ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। तो लिटरेसी रेट भी बहुत कम होगा और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन सच नेशंस आर पोर एंड बिलो एवरेज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग होंगे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो बहुत कम होगा या बिलो एवरेज होगा, ठीक है। The growth and development opportunities for citizens are low in such economies and in some cases people struggle for basic day to day needs, यानी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स, ठीक है, लाइक फूड, ठीक है, क्लॉथ या शेल्टर, ठीक है, इन जो बेसिक नीड्स हैं इनके लिए भी जो है क्या होगा, इन इकोनॉमीज में अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत कम होंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज टू डील विद द इश्यूज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज टू द सिटीजंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इश्यूज जो होते हैं, किस तरह के, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज, इसके साथ में डील करना होता है ऐसी इकोनॉमीज के अंदर। तो यहाँ पे जो है की फीचर्स जो है मैंने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस की और यहाँ पे प्रॉब्लम्स और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। सबसे पहले है आपका लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ चैलेंजेस, लिमिटेड ह्यूमन कैपिटल, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लार्ज स्केल इनइक्वालिटीज और रीजनल इम्बैलेंसेस, ठीक है। तो ये सारे ही जो हैं ये आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, आपके डेवलपिंग इकोनॉमीज के या नेशंस के, जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से कुछ कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से जो है वो आपका करेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉब्लम है डेवलपिंग नेशंस की। तो इसी के साइड में यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट जो है वो मैंने इस पीपीटी में बताया है, जिसमें कि ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज से जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रिएट होती हैं। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, जो कि फर्दर इंक्रीज करता है स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा, जो कि इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जो फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसे बूस्ट करता है। तो ये एक साइकिल जो है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वर्क करती है, ठीक है। ये इसलिए समझाया है कि यहाँ पे आपको इन इकोनॉमीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी, पर कैपिटा इनकम लो होने की या पॉवर्टी होने की, ठीक है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तो ये चीजें ना हो, तो इसलिए ये चीजें होने से जो है आपकी एक इकोनॉमी अच्छे से स्मूथली जो है वो फंक्शन नहीं कर सकती, वही चीज जो है यहाँ पे मैंने आपको समझाई, ठीक है। उसके बाद में है आपके बाद आपका 10th टॉपिक जो है प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी तक जो है 9 टॉपिक जो है वो आपके हुए हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने अभी देखा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें कि हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम्स पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी या प्लांट वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, जिसे हम सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो है डिफरेंसेस हैं मार्केट इकोनॉमी और प्लानिंग इकोनॉमी में, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंसेस की जो है वो इस पर्टिकुलर चार्ट में जो है मैंने बात की है, उसके बाद सेपरेटली जो है इन मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को मैंने समझाया। सबसे पहला डिफरेंस जो है ऑनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप किसके पास में रहेगी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पब्लिकली ऑन्ड, ठीक है, पब्लिकली ऑन्ड होंगे और पब्लिक ऑनरशिप रहेगी। वहीं पे मार्केट इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेटली ऑन्ड रहेंगे, ठीक है। इसमें दूसरा डिफरेंस
प्रोडक्शन मोटिव दोनों इकोनॉमीज में क्या होगा? तो प्लांट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन मोटिव है वो सोशल वेलफेयर का होगा, वहीं पे मार्केट इकोनॉमी में जो है वो मोटिव जो होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग। तीसरा डिफरेंस जो है वो किसके बेसिस पे है? गवर्निंग फैक्टर के ऊपर। तो प्रोडक्शन इज गवर्न बाय प्लान्ड मैकेनिज्म लाइक अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्लान्स, यानी प्लानिंग कमीशन जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे जो है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में रहेगा। वहीं पे मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी में जो है आपका वो प्रोडक्शन जो है वो गवर्न होगी किसके थ्रू? प्राइस मैकेनिज्म, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। वही डायग्राम, यानी जितनी डिमांड और सप्लाई होगी उसके बेसिस पे जो है आपका प्राइस जो है वो डिटरमाइन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी? तो डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इज लो, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर मोटिव होगा, सोशल वेलफेयर होगा, इसलिए इनकम इनइक्वालिटीज आपको कम दिखेंगी। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो एग्जिस्ट करेगी किसमें? मार्केट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट रोल कितना रहेगा? द मेन रोल इज प्लेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, उन सब में गवर्नमेंट का रोल जो है वो ज्यादा रहेगा किसमें? प्लांट इकोनॉमी में। और मार्केट इकोनॉमी में मेन रोल जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स का रहेगा। दे डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस वाइल द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इतना ही रोल रहेगा इसमें कि वो मेंटेन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन। ठीक है, तो ये की डिफरेंसेस जो हैं वो हमने देखे कुछ डिफरेंसेस पॉइंट्स के बेसिस पे कि क्या क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे देखो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है और मार्केट इकोनॉमी को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ पे बताया है। तो इसको थोड़ा सा रीड करके मैं आपको बता दूं कि क्या है इन दोनों के मीनिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो प्लान्ड इकोनॉमी जो है उसे हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी भी। ठीक है, यानी इसे सेंट्रली या अथॉरिटी जो है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कमांड करती है इकोनॉमी को। इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गवर्नमेंट बॉडी मेक्स इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो किसी चीज की प्रोडक्शन कितनी होगी या क्या होगी और उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसका डिसीजन जो है वो कौन लेता है? वो आपका लेगा कौन? गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केट इकोनॉमीज, वो तो हमें पहले ही पता है। वेयर दिस डिसीजंस आर रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस बाय द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, वेयर दिस डिसीजंस आर द रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस बाय द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को देख के जो है ये डिसीजन जो है इसमें लिया जाता है किसमें? मार्केट सॉरी प्लान्ड इकोनॉमी में। हालांकि जो मार्केट इकोनॉमी है वहां पे, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम मार्केट, अच्छा सॉरी, ये डिफरेंट फ्रॉम मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही है जहां पे कि डिसीजन जो है वो रिजल्ट होता है चॉइसेस ऑफ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर का। ठीक है, लेकिन इन द सेंट्रल इकोनॉमी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी सच एज गवर्नमेंट। ठीक है, centrally planned economies are different from the market economies where large numbers of individual consumers and non and profit seeking private firms operate most or all of the economy। ठीक है, वो तो हमें पहले पता है कि ये डिफरेंट है मार्केट इकोनॉमी से। उसके बाद सेंट्रल प्लानिंग अलाउज द गवर्नमेंट टू मार्शल सोसाइटीज रिसोर्सेज फ्रॉम गोल्स दैट माइट नॉट टू बी अचीव बाय द मार्केट फोर्सेस अलोन। ठीक है, अब यहाँ पे एक की पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है यहाँ पे जो आपके रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे? वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वही चीज इस पॉइंट में लिखी है, ये पॉइंट जो अभी हमने रीड आउट किया कि जो कुछ जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से प्लानिंग इकोनॉमी में जो है वो यूटिलाइज होंगे, जो कि सिर्फ मार्केट फोर्सेस पे अकेले नहीं हो पाते, मार्केट फोर्स पे यानी मार्केट इकोनॉमी पे नहीं हो पाते, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे नहीं हो पाते, वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाते हैं सोसाइटी के रिसोर्सेज कहाँ पे? प्लान्ड इकोनॉमी में। ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अदर कंट्रीज माइट रिजॉर्ट टू सेंट्रल प्लानिंग इन द टाइम ऑफ वार और नेशंस इमरजेंसी। तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो रिजॉर्ट करती हैं किसको? प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमीज को किस टाइम? वार या नेशनल इमरजेंसी के टाइम, यानी उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है अपने कंट्रोल में सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो मैंने आपको बताई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, वो आपको याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इक्विटेबल होती है किसमें? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। बट वहीं पे जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है किसकी? रिसोर्सेज की। वो कहाँ पे होती है? वो मार्केट इकोनॉमी में होती है। ठीक है, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होती है? प्लान्ड इकोनॉमी में। ठीक है,
प्लांट इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो होगी या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो होगी वो मार्केट इकोनॉमी में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो लिखी हैं। सेंट्रल प्लानिंग इज टिपिकली एसोसिएटेड विद फॉर्मली कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक Eastern Europe and Soviet Union, as well as contemporary governments of Cuba, China, and a parts of Asia. In each of these examples, state acted as the principal manufacturer, distributor, and employer in the almost all sectors of the economy. ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है कि इन सभी कंट्रीज में जो है सेंट्रल प्लानिंग जो मॉडल है इकोनॉमी का, उसे अबंडेंट किया गया इन द फेवर ऑफ कम्युनिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल स्टार्टिंग इन द 1980s के बाद में ही जो है इस इकोनॉमिक मॉडल को जो है वो ज़्यादा जो है फेवर नहीं किया गया ड्यू टू कैपिटलिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के बेसिस पे, क्योंकि उस टाइम पे कैपिटलिस्ट जो है मॉडल जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो इकोनॉमिस्ट को लगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट और ऑप्टिमम जो है वो होती है। अब हमारे पास में है मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी जो है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें इकोनॉमिक डिसीजन और प्राइसिंग जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो गाइडेड होते हैं किससे, इंटरेक्शन ऑफ countries individual citizens and businesses. In this market economy, most economic decisions is done through voluntary transaction according to the law of demand and supply. Again, यही डायग्राम जो है आपको माइंड में होनी चाहिए कि सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे जो है वो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, मार्केट इकोनॉमी गिव एंटरप्रेन्योर्स टू फ्रीडम, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को एक फ्रीडम देती है टू परस्यू प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग आउटपुट दैट आर मोर वैल्यूएबल देन द इनपुट दे यूज अप एंड फ्री टू फेल एंड गो आउट ऑफ द बिजनेस दे इफ दे डू नॉट, ठीक है। तो यानी एक एंटरप्रेन्योर को ये फ्रीडम देती है कि वो किसी भी तरह के प्रोडक्शन मॉडल को जो है वो यूज कर सकते हैं किसी भी इनपुट को यूज करके, ठीक है। इकोनॉमिस्ट ब्रॉडली एग्री दैट मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज प्रोड्यूस बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पे एफिशिएंट जो है क्या होता है, एफिशिएंट जो है वो एलोकेशन होती है, ठीक है। एफिशिएंट एलोकेशन जो है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। और इक्विटेबल एलोकेशन जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी होती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ब्रॉडली एग्री हैं कि मार्केट ओरिएंटेड यानी मार्केट इकोनॉमी जो है वो ज्यादा अच्छे से बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स देती है, बट डिफर ऑन द प्रिसाइज बैलेंस बिटवीन मार्केट एंड सेंट्रल प्लान दैट इज द बेस्ट फॉर नेशंस लॉन्ग टर्म वेलफेयर। लेकिन वहीं पे सेंट्रल प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा नेशन के लिए ठीक जो है वो मानी गई है इकोनॉमिस्ट के थ्रू, ठीक है। Although the market economy is clearly the popular system of choice, there is a significant debate regarding the amount of government intervention. ठीक है, तो यहाँ पे इस पैरा में आपको ये समझाया जा रहा है कि ये बताया गया है कि कौन सी इकोनॉमी जो है उसे बेटर माना जाए और कौन सी इकोनॉमी का क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के बीच में मैंने आपको जो है वो डिफरेंस जो है वो बता दिया। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिए। यहीं से जो है आपको क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड जो है वो कर दिया है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आपका 10 टॉपिक है सेंट्रल प्लान वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, तो इसको आपको यहीं पे जो है इतना ही अगर आप इसमें पढ़ लेंगे, इसके अलावा अगर आपको कोई एमसीक्यू होंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, बट इतना जो है इसके लिए सफिशिएंट है मुझे लगता है जहाँ तक। तो यहाँ पे इन पैरास को जो है आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली जो है इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया यानी मेनली जो है आपके 1991 के जो रिफॉर्म्स हैं उनकी बात जो है यहाँ पे की जा रही है, तो उस टॉपिक को हम अब कवर करेंगे। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू द फंडामेंटल चेंजेस that were launched in 1991 with the plan of liberalizing the economy and quickening its rate of economic growth. Narasimha Rao government in 1991 started the economic reform to rebuild इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो आपको बताई गई है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमारा मतलब क्या है और किस टाइम पे जो है इसे जो है वो लाया गया इंडिया में, ठीक है। और क्यों जो है इसे लाया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म टू रीबिल्ड, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी में रीबिल्ड करने के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेथ को जो है वापस से इसे क्या किया गया लाया गया 1991 में, ठीक है। उसके बाद लिखा है the reform intended to bring the larger cooperation of private sector in the method of Indian economy. Policy changes were proposed about technology upgradation. टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन के लिए कुछ जो है वो पॉलिसीज चेंज की गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के लिए रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, या फिर
कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो लगी हुई थी जो इन सारे सेक्टर्स में, जैसे जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड या प्राइवेट सेक्टर में, उसे रिमूव किया गया और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को भी जो है वो रिमूव किया गया। द एसेंशियल फीचर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म आर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कॉमनली नोन एज एलपीजी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी इंट्रो होगी किसकी, इकोनॉमिक प्लान की, इकोनॉमिक रिफॉर्म की, कि ये क्या चीज़ है, इसे किस लिए लाया गया और इससे क्या हुआ। ठीक है, तो होप इस पैरा से आपको जो है ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है वाई वर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, कि क्यों आखिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो जैसा कि आपको पता है कि 1991 से पहले जो है पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा जो है वो एम्फेसिस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने दी। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर का उसमें मिनिमम रोल जो है वो रखा गया और उसी के चलते जो है यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस जो देखी गई पब्लिक सेक्टर में, उसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो है वो जरूरत पड़ी इंडिया को। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका पुअर परफॉर्मेंस ऑफ public sector. The public sector was given an important role in the development policy during 1951 to 1990। तो 1951 से लेकर 1990 तक जो है वो एक ज़्यादा इंफेसिस दी गई, इंपॉर्टेंट रोल दिया गया किसको, पब्लिक सेक्टर को। होएवर द परफॉर्मेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस वर डिसअपॉइंटिंग। लेकिन इसमें से बहुत सारी एंटरप्राइजेस जो थी उनकी परफॉर्मेंस ने जो है वो डिसअपॉइंट किया इंडिया को। ठीक है, या इंडियन गवर्नमेंट को। दे वर इनकरिंग ह्यूज लॉसेस। तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ना होने की वजह से इसमें से हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हुआ। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यानी इंपोर्ट्स हम ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो क्या था, एडवर्स था, यानी वो ठीक नहीं था। तो इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इंपोर्ट्स ग्रो एट वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट हमारे जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, एक्सपोर्ट जो थे हमारे वो कम थे। ठीक है, और गवर्नमेंट कुड नॉट रिस्ट्रिक्ट imports even after imposing heavy tariff and fixing quotas। ठीक है, कोटास और टैरिफ लगाने के बाद में भी जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट जो है नहीं कर पा रही थी। ऑन दी अदर हैंड एक्सपोर्ट्स वर वेरी लेस ड्यू टू द लो क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स एज कंपेयर टू दैट फॉरेन गुड्स। ठीक है, तो लेकिन उसी के साथ दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम थे और क्वालिटी उनकी ठीक नहीं थी और प्राइसेस जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो फॉरेक्स में जो है हमारा फॉल होने की वजह से भी हमें ज़रूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो फॉरेक्स जो है वो हमारे रिजर्व्स जो हैं, जो हमारे पास में फॉरेन करेंसीज थी, विच द गवर्नमेंट जनरली मेंटेन टू इंपोर्ट पेट्रोल एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स, जिसे कि गवर्नमेंट यूज़ करती थी या तो इंपोर्ट करने के लिए पेट्रोलियम या फिर अदर आइटम्स। ठीक है, ड्रॉप्ड टू द लेवल दैट वर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन अ फोर्टनाइट, यानी हमारे पास में 3 वीक तक का भी जो है फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो नहीं बचा था इंपोर्ट्स के लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू रीपे इट्स बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास में इतनी भी मनी नहीं थी, इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि वो अपनी बोरिंग्स को रीपे कर पाए जो कि हमने एक्सटर्नली जो है ले रखी थी। ठीक है, वो भी एक पॉइंट रहा। उसके बाद में फोर्थ, हुज डेट ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो सेम एज इसका रहेगा कि हमारे ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो हुज डेट थी, जिसकी वजह से भी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो लाने पड़े। ठीक है, फिफ्थ जो है हमारे पास में इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब प्राइसेस का बहुत ज़्यादा हो जाना, जनरल प्राइस लेवल जो है एसेंशियल गुड्स का, यानी कॉमन जो हमारे लिए जिन्हें हम नॉर्मल गुड्स बोल सकते हैं, या लाइक आपके पास में आ गया डेली का जो आपका है मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, या वीट हो गया। तो इस तरह की जो नेसेसरी या फिर एसेंशियल गुड्स थी, उनके जनरल प्राइस जो है वो भी कंसिस्टेंटली राइज जो है वो कर रहे थे। नो कंट्रोल इन्फ्लेशन था और न्यू सेट ऑफ पॉलिसी वर रिक्वायर्ड। इस वजह से हमें न्यू पॉलिसीज जो है वो रिक्वायर्ड थी, जिसकी वजह से कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की इंडिया में। ठीक है, इन सारे पॉइंट की वजह से जो डिस्कस किए हमने, क्या इंट्रोड्यूस किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, जो कि मेनली क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिन्हें कि हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट कि लिबरलाइजेशन। ठीक है, जो लिबरलाइजेशन है फर्स्ट पॉइंट में, इसका क्या मतलब है, क्या स्टेप्स जो हैं लिबरलाइजेशन में लिए गए। तो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बढ़ाई गई ₹1 करोड़। ठीक है, ये उस टाइम की एक्चुअल सिचुएशन से आज कुछ हो भी हो सकती है, बट उस टाइम के रिफॉर्म्स जो हैं हम उनकी बात कर रहे हैं।
इंडियन इंडस्ट्रीज वर गिवन टू फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स मशीन लाइक मशीनरीज रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो इंडियन इंडस्ट्रीज को जो है एक फ्रीडम दी गई कि इंपोर्ट कर सके वो कैपिटल गुड्स का। प्रीवियसली द गवर्नमेंट यूज टू फिक्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटीज ऑफ द इंडस्ट्री, नाउ इंडस्ट्रीज कुड डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कास्ट, ठीक है। पहले जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज होंगी किसी इंडस्ट्री की, लेकिन उसके बाद में जो है इंडस्ट्रीज को जो है लिबरलाइज किया गया, उन्हें फ्रीडम जो है वो दी गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है पहले होती थी और रजिस्ट्रेशन जो होती थी उसे रिमूव किया गया। एज पर दिस द प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू start a new venture of the businesses without obtaining licenses except फ्रॉम द फॉलोइंग सेक्टर्स। इन सेक्टर्स को छोड़ के बाकी किसी भी सेक्टर में जो है वो आपको जरूरत नहीं थी कि आप रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस जो है वो लें, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है लें, उसे रिमूव किया गया, ठीक है, इन 6 सेक्टर्स को छोड़ के। उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन में क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए गए वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सेलिंग शेयर्स ऑफ PSUs यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी जो गवर्नमेंट के हाथ में पब्लिक सेक्टर में जो यूनिट्स हैं to the public and the financial institutions. For example, share of Maruti Udyog लिमिटेड वर सोल्ड टू दी प्राइवेट पार्टीज। तो सबसे पहले तो शेयर्स जो हैं प्राइवेट PSUs के उसे सेलिंग करना उसकी शुरू की गई। डिसइन्वेस्टमेंट किया गया PSUs का, ठीक है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया किसका, PSU। ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, इनकी डिसइन्वेस्टमेंट यानी इनको प्राइवेट करना शुरू किया गया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन वाले स्टेप्स में, ठीक है, सेकंड वाले में। दिस मीन्स सेलिंग ऑफ PSUs टू प्राइवेट सेक्टर्स। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज डिक्रीज फ्रॉम 17 टू ओनली 3, ठीक है। तो अब जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है सॉरी पब्लिक सेक्टर जो है उसके अंडर जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थी उन्हें कम कर दिया गया 17 से सिर्फ 3, और ये 3 कौन सी थी, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स या फिर डिफेंस, ठीक है। तो इन पे जो है आपका वो लिमिट कर दिया गया सिर्फ पब्लिक सेक्टर को, ठीक है, बाकी सब जो है वो अनरिजर्व कर दी गई किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लास्ट है हमारा वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में कैसे स्टेप्स जो है वो लिए गए। सबसे पहले रिड्यूस किया गया टैरिफ्स को, a gradual reduction in custom duties, tariffs on exports and imports make India attractive to the global investment. लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज वर इन्फोर्स्ड फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। द मेन फीचर्स ऑफ दिस ट्रेड पॉलिसीज आर लिबरल पॉलिसीज, इंकरेजमेंट ऑफ ओपनिंग कंपटीशन, कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड वाज रिमूव, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो कंट्रोल था उसे रिमूव किया गया। उसके बाद बिफोर 1991 imports to India were regulated by the positive list of freely importable items, ठीक है, कुछ importable items होती थी, सिर्फ उन्हीं पे import होता था, लेकिन उसके बाद में जो है list was replaced by the limited negative list, ठीक है, कुछ नेगेटिव जो items थी उनकी लिस्ट बनाई गई। although all intermediate and capital goods were free from list फॉर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। तो कुछ जो कैपिटल गुड्स थी, कुछ नहीं, यानी सारी ही जो कैपिटल गुड्स थी उन्हें फ्री कर दिया गया इस लिस्ट से, जो कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन में पहले आती थी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्या यहाँ पे इस टॉपिक में कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आखिर क्या मतलब है और क्या जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की इंडिया को, ठीक है, वो मैंने पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस की, और इकोनॉमिक रिफॉर्म का आखिर मतलब क्या है, इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया। इसके अंदर जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको भी आपके साथ में डिस्कस किया, ठीक है। आपसे मेनली इसके बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इनके अंदर की चीज़ें कि क्या स्टेप्स इनके अंदर लिए गए वो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है इसका वो है कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, लास्ट टॉपिक आई थिंक, यस, ये लास्ट टॉपिक है आपका कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं देख लूँ, आपका लास्ट टॉपिक जो है कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ, यस, ये है आपका कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है आपका लास्ट टॉपिक इस पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात जो है, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है आपका इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ठीक है, जो कि UN के द्वारा जो है इसे बनाया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, कि जो कि हमें कुछ डेफिनेशन जो हैं उसके बेसिस पे हमने पढ़नी है, ठीक है। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, द इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस गुड्स आर कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। इट इंक्लूड्स सबसे पहले एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर्स या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ लेइंग इन द इंटरनेशनल वाटर्स ओवर विच द कंट्री इंजॉय एक्सक्लूसिव राइट्स, ठीक है, या फिर टेरिटरी इनक्लेव्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज एम्बेसीज, कंसल्टेंट, मिलिट्री बेसिस एटसेट्रा। सी एनी फ्री जोन
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो किस में आएंगी, आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगी। इसमें एग्जांपल लिखी है मैंने, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन आर अकाउंटेड फॉर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। ठीक है, तो वो इंडियन की क्या होगी, टेरिटरी, जो इंडियन एम्बेसी होगी कहाँ पे, वाशिंगटन में, वो आपकी क्या करेगी, अकाउंट करेगी किसमें, इंडिया के जीडीपी में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिडेंट। रेजिडेंट का क्या मतलब है, द टर्म रेजिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म सिटीजन या सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री इज लिंक्ड विद द birth or some other non-economic creations. The term resident, on the other hand, is linked strictly with the economical criteria. According to system of national accounts, a resident unit is one whose center of economic interest lie in the economic territory of a country in question. यानी यहाँ पे दिस यूनिट मे बी एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशन या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, कुछ भी हो सकता है, जो कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर लाई कर रहा है, वो उसका क्या है, रेसिस्टेंट है। ठीक है, और वो मस्ट भी इंक्लूडेड होगा किसमें, जीडीपी में। उसके बाद फैक्टर इनकम। कन्वेंशनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी, लेबर। Land includes all natural resources, capital includes all physical assets used in production, or entrepreneurship implies the risk-taking ability of the owner of production units. ठीक है, the owner of factors of production sell their services called factor services, ठीक है, to the production units, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। In turn, प्रोडक्शन यूनिट मेक पेमेंट्स फॉर दिस सर्विसेज। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक फैक्टर यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं, वहां पे जो सर्विस देंगे उसके बदले में जो उन्हें पेमेंट मिलेगी उसे बोलेंगे हम क्या, फैक्टर पेमेंट। दिस पेमेंट आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। दिस पेमेंट आर टर्म्ड एज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, या फिर रेंट, या फिर इंटरेस्ट, या फिर प्रॉफिट। दिस सम ऑफ टोटल फैक्टर पेमेंट मेड बाय द रेसिस्टेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमिक टेरिटरी is term डोमेस्टिक इनकम और टेक्निकली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। यानी अब इन्हीं इनकम्स को जब हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। the sum total of factors income received by the resistance of an economic territory, both from within the economic territory and from the rest of the world, is called national income, or technically called net national product at factor cost, net national product at फैक्टर कास्ट। ठीक है, तो इसमें हमें यह बताया कि एक फैक्टर इनकम क्या होती है, कि एक किसी प्रोडक्शन यूनिट यानी किसी इंडस्ट्री के अंदर जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उन काम करने के बदले जो उन्हें पेमेंट दी जाएगी उसे हम फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है, और इन्हीं फैक्टर पेमेंट्स को जब हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट इसलिए क्योंकि अभी तक वो फैक्ट्री के अंदर पेमेंट जो है वो हुई है। ठीक है, इतना समझ लो आप, आगे में से और क्लियर करूंगा। और इसी के अंदर जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड कर देंगे, यानी जो बाहर के फैक्टर्स हमारे इंक्लूड करेंगे उनकी इनकम, तो हमारे पास बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, इसे कंसेप्ट में मैं अच्छे से जो है अभी समझाऊंगा। इसके बाद है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अ फार्मर प्रोड्यूसिंग ग्रेन बाय सीड्स। अब यहाँ पे समझो, एक फार्मर है वो प्रोड्यूस करता है ग्रेन्स को, उसके लिए वो बाय करता है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पावर, वाटर, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा फ्रॉम द अदर प्रोडक्शन यूनिट, किसी और प्रोडक्शन यूनिट से, किसी और इंडस्ट्री से। दिस इनपुट्स आर इंटायरली यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे इनपुट्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रेन्स। इससे फिर ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे एक ईयर में। द कंजम्पशन ऑफ सच इनपुट्स यानी ये जो हमने पढ़े, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये सारे जो इनपुट्स हमने यूज किए किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट consumption. System of national accounts define intermediate consumption as the value of goods and services that are entirely used up in course of production during the accounting period। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फाइनल प्रोडक्ट हमें पता है जिसे रीसेल ना किया जाए। ठीक है, जिसे रीसेल नहीं किया जाएगा, यहाँ पे लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर नॉट फॉर रीसेल बट फॉर ऑन यूज। तो ये आपको याद रखना है फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और जो है वो अच्छे से समझाई है मैंने, वो है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट प्राइस, जिसे कि हम रियल इनकम भी बोलते हैं, और करंट प्राइस को हम नॉमिनल इनकम भी बोलते हैं। वो चीज यहाँ पे आपको मैंने समझाई है कि सपोज यहाँ पे एक इंडिविजुअल है जो अर्निंग कर रहा है इनकम की, जिसकी इनकम्स जो है, मनी इनकम्स जो है, वो पहले 10,000 थी, फिर 20,000 हो जाती है। 10,000 कब थी, 1995 में,
और 2005 में उसकी कितनी हो जाती है 20,000, ठीक है। यानी 10 साल में उसकी जो इनकम है वो डबल हो गई, 10,000 से 20,000 हो गई, ठीक है। लेकिन लेकिन further suppose during this 10 year period the average prices of goods and services he consumed also doubled। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंज्यूम करता था वो भी इन 10 सालों में उनके प्राइसेस जो हैं वो भी डबल हो गए, ठीक है, वो भी डबल्ड हो गए। वेयर डज दिस इंडिविजुअल स्टैंड्स इन 2015 एज कंपेयर टू 1995। तो इस बेसिस पे वो जिस कंडीशन में 1995 में था उसी कंडीशन में आज भी है, ठीक है। अब सिंस बोथ मनी इनकम एंड प्राइस लेवल हैव डबल, मनी इनकम यानी 10,000 से 20,000 होना और प्राइस लेवल भी डबल होना, यानी जितने प्राइसेस 1995 में थे उतने ही 2005 में भी हो गए, ठीक है, मतलब उतने ही नहीं है, डबल हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, double, the individual gets same quantity of goods in 2005 as he got in 1995, ठीक है। तो जो जितनी क्वांटिटी ले रहा था किसी चीज की वो 1995 में उतनी ही लेगा 2005 में भी। इट मींस दैट देयर इज नो चेंज इन हिज रियल इनकम या रियल पोजीशन। तो रियल इनकम जो है उसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जितनी वो लेता था उतनी ही आज भी ले रहा है 10 साल के बाद भी, ठीक है। ओवर द 10 ईयर पीरियड इंडिविजुअल मनी इनकम डबल्ड, मनी इनकम तो डबल हो गई, मतलब मनी जो है उसकी 10,000 से 20,000 हो गई। वाइल हिज रियल इनकम रिमेन द सेम, लेकिन रियल इनकम सेम है, इसलिए हम जो है यहाँ पे एक चीज लिखी होगी, इसलिए क्लियरली रियल इनकम इज बेटर, मनी इनकम में गिव अ फॉल्स पिक्चर, ठीक है। मनी इनकम एंड रियल इनकम एट अ मैक्रो लेवल आर एप्रोप्रिएट टर्म्ड एज करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। जब करंट प्राइसेस में देखेंगे तो वो क्या है, नॉमिनल या फिर मनी इनकम, और कांस्टेंट पे देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट पे देखेंगे तो वो क्या है, रियल इनकम, या फिर इसको ये टर्म क्या दे रहा है, रियल इनकम, हाँ ठीक है, रियल इनकम किस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे। एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम रिस्पेक्टिवली फॉर द कंपेयरिंग ऑफ नेशनल इनकम परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी ओवर द 10 ईयर ओनली कांस्टेंट प्राइसेस एस्टीमेट आर रेलिवेंट। ज्यादा रेलिवेंट कौन से हैं, कांस्टेंट प्राइसेस जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए, ठीक है। इसीलिए हम जब भी इकोनॉमी हमारी जीडीपी मेजर करते हैं तो वो करंट एंड कांस्टेंट प्राइस दोनों पे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी रही बेसिक टर्म्स। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मेथड्स जो है इसके एस्टिमेट करने के, क्या, नेशनल इनकम को, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो है, सबसे पहले मैं बता दूं 3 मेथड जो है हमारे पास में, ठीक है, कौन कौन से। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, या वैल्यू एडेड मेथड जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है हमारे पास में इनकम मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। व्हेन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम डेटा आर ऑब्टेन एट द इनकम क्राइटेरिया स्टेज, द एक्सरसाइज इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। द मेथड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है इसमें, सबसे पहले हमें इसमें मेजर करनी होती है नेट वैल्यू एडिशन, ठीक है, नेट वैल्यू एडिशन, ठीक है। नेट वैल्यू एडिशन जो है वो हर एक इंडस्ट्री की जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमें मेजर करनी होती है, जिसे हम बोल रहे हैं नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। अब नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कास्ट बाय दिस सेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। लेकिन ये नेट वैल्यू फैक्टर कास्ट कैसे हमारे पास आएगी, इसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो हमें बताए गए। सबसे पहले एस्टिमेट वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट, दिस सेम कैन बी ऑब्टेन सम ऑफ सेल्स एंड नेट चेंजेस इन इन्वेंट्री। सबसे पहले सेल्स जो होंगी और उसके बाद हमारे पास में इन्वेंट्रीज जो होंगी वो हम देख लेंगे, ठीक है। और सेकंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, या तो हम क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्राइस से, तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, हमारे पास में आ जाएगी टोटल क्वांटिटी जो है हमारे पास में जितनी सेलिंग हुई है, या टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास में निकल के आ जाएगा, ठीक है, या सेल्स हमारे पास में निकल के आ जाएंगी, ठीक है, टोटल वैल्यू। सेकंड एस्टिमेट इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड डिडक्ट सेम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट टू ऑब्टेन ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइसेस। अब अगर हमें इस नेट वैल्यू एडिशन को ग्रॉस वैल्यू एडिशन बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशंस हैं उन्हें हमें डिडक्ट कर देना है, इसमें से निकाल देना है, यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है उन्हें निकाल देंगे। और इसके बीच जो हमारे पास में क्या होंगी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो होंगी, और उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम किससे, ग्रॉस से, ठीक है। अगर हमें नेट पे जाना है, ठीक है, इसमें पहले आपको समझा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास में जीडीपी है और यहाँ पे क्या है एनडीपी, ठीक है, तो ये क्या है ग्रॉस, ये क्या है नेट।
तो ग्रॉस से नेट आपको जाना है, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो डेप्रिसिएशन है उन्हें निकाल देना है, और नेट से ग्रॉस जो जाना है उसे उसमें क्या करना है, ऐड कर लेना है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है, यही डेप्रिसिएशन है। अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी निकाल देंगे किससे, ग्रॉस वैल्यू एडेड से, तो हमारे पास नेट वैल्यू एडेड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एट द एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इस मार्केट प्राइसेस से, तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। और अगर ऐड कर देंगे इसमें हम क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, मार्केट प्राइसेस। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमें बताई जा रही है। दिस एस्टीमेट, अब क्या होगा, द एस्टीमेट्स फॉर अराइवल गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स टू द नेशनल इनकम। अब हमारे पास में क्या है, ये हमें एक एस्टीमेट देगा कि कितना जो है सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में। जब हम सम करेंगे किसका, सेपरेट जो हमारे पास में नेट वैल्यू एडिशंस निकल के आई हैं सभी सेक्टर्स की, इकोनॉमिक टेरिटरी की, इन्हें हम सम करेंगे, तो हमारे पास में नेट डोमेस्टिक जो है वो प्रोडक्ट जो है हमारे पास में आएगा कांस्टेंट प्राइस पे निकल के। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमें इसे अब अब्रॉड बनाना है यानी नेशनल बनाना है, तो हमारे पास में नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एट फैक्टर कास्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, आपका वैल्यू एडिट मेथड। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमारे पास में वो क्या है, इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड जो है आपको यहाँ पे मैं अभी बताता हूँ। हाँ, इनकम मेथड। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या इनकम मेथड। इनकम मेथड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम बेस्ड अपॉन फैक्टर इनकम्स। ठीक है, नेशनल इनकम बेस्ड अपॉन फैक्टर इनकम, द इनकम रिसीव्ड बाय एवरी रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम ड्यूरिंग अ ईयर आर एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इसे मैं सिंपल जो है टर्म्स में वो बता दूं, उससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन में, इस मेथड को हम फैक्टर पेमेंट मेथड या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, यानी किन किन चीजों को हम ऐड करेंगे तो हमें फैक्टर इनकम जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज है हमारे पास में कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, अब कंपनसेशन में क्या क्या आएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास में, सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड है रेंट एंड रॉयल्टीज। ठीक है, रेंट हमें पता है, रॉयल्टीज यानी अगर आपके पास आप अर्न कर रहे हैं किसी चीज की रॉयल्टीज, तो वो भी इसमें ऐड होगी। ठीक है, दोनों चीजें, दो चीजें आ गई, तीसरी चीज में आ गई इंटरेस्ट, और फोर्थ आ गया आपके पास में प्रॉफिट। ठीक है, यानी और फिफ्थ है आपके पास में मिक्स्ड इनकम। ठीक है, यानी किसी भी मेथड से, किसी भी मोड से जब एक फैक्टर जो है वो इनकम अर्न करेगा, ठीक है, यानी अगर वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी सैलरीज या वेजेस लेगा, ठीक है, सबसे पहले तो वेजेस ही लेगा ना एज अ लेबर, या हमें कोई रेंट मिलेगा लैंड पे, या हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, ठीक है, या हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा, या इसके अलावा हमारे पास में मिक्स्ड इनकम होगी, इन सभी को मिला के कोई इनकम होगी, वो क्या होगी वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब चीजों को जब हम ऐड कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट में हमारे पास में कॉर्पोरेट टैक्स वाला हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, या रिटेंड अर्निंग्स हो सकती हैं। ठीक है, प्रॉफिट के पार्ट्स हैं ये। ठीक है, और थर्ड और लास्ट जो है फिफ्थ हमारे पास में मिक्स्ड इनकम, इट इज द इनकम जनरेटेड बाय unincorporated enterprises such as small shopkeepers, retail traders या ऑन अकाउंट वीकर्स लाइक फार्मर, बार्बर्स। ठीक है, इस तरह के कुछ मिक्स्ड इनकम होंगी, तो वो भी हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे। जब हम इन सभी चीजों को, देखो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम या कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें वेजेस आ जाएगा, इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, जिससे कि हम क्या बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, क्योंकि फैक्टर इनकम की बात हो रही है। जब हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी जो हमारी कुछ लेबर या फिर हमारी कंपनीज जो कि बाहर काम कर रही हैं दूसरी कंट्रीज में, उनकी इनकम्स भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट जो है हमारे पास में निकल के आएगा, उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, वही जो है वो इनकम मेथड के थ्रू जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर जो है अच्छे से मैंने हर एक मेथड्स को एक्सप्लेन किया है, अपने सेपरेट जो मैंने टॉपिक वाइज लेक्चर किए हैं उस पर भी आप अच्छे से जाके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, लास्ट जो है हमारे पास में वो है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो जीडीपी इसमें हम कैसे फाइनल मेजर करेंगे, वो करेंगे जब सम कर देंगे हम फाइनल एक्सपेंडिचर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे इससे हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इनकम डिस्पोजेबल मेथड, जैसे पहले इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड द
income is calculated as the aggregate of expenditure incurred by households, firms, governments, uh, foreigners. It assumes that all factors income earned is spent in the form of expenditure. यानी जो हमने इनकम्स यहाँ पे देखी कि एक फैक्टर जो इनकम अर्न कर रहा है सभी सोर्सेज से, उसे कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, उसे कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा। तो जब हम उसी इनकम को जो कि एक्सपेंडिचर कर रहा है उससे अगर हम कैलकुलेट कर लें, उसको सम कर लें, तो हमारे पास में नेशनल इनकम निकल के आ सकती है। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे किया है डिवाइड। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर के, या तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हो सकती है, या गवर्नमेंट हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या नेट डायरेक्ट या फिर एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इसे हम बोलते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका, कंज्यूमर्स का। जी क्या है, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आई क्या है, इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स का या तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है या इन्वेंट्रीज में हो सकता है। ठीक है, और एक्स क्या है, एक्सपोर्ट्स, एम क्या है, इंपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट जो है वो निकल के आ जाएंगे। इन सब की सबमिशन जब हम कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर, जिससे कि हमारे पास क्या निकल के आएगा, नेशनल इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो हर एक जो हमारे पास में कंपोनेंट है, जैसे प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर जो है उसको भी मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया हुआ है, किसके इक्वल होगा, जो भी हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे प्लस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फाइनल कंजम्पशन करेंगे, तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होंगी उसमें हम जो गवर्नमेंट जो है अपनी कंजम्पशन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है पेड बाय गवर्नमेंट, प्लस डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द अब्रॉड फ्रॉम एम्बेसीज एंड कंसल्ट्स लोकल लोकेटेड अब्रॉड, इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट, तो हमारे पास में गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। इसी तरह से कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रही है ग्रॉस डोमेस्टिक में, ठीक है, डोमेस्टिकली जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है यानी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन यानी मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ ये कैपिटल फॉर्मेशन यानी सिंपली इन्वेस्टमेंट। तो ये किसके इक्वल होगा, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रही है और इन्वेंट्रीज के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उन दोनों को मिला के हमारे पास में क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट है हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट्स निकल के आ जाएंगे, जिनका सम करके हमारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो है नेशनल इनकम हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स थे आपके, ठीक है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुए। ये नेशनल इनकम वाला अगर आपको यहाँ पे लगे कि हर एक मेथड को आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियो जो है इसका फुल वो देख सकते हैं, जाके चैनल पे सेपरेट वीडियो जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं ये पूरा पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके एग्ज़ाम तक का जितने भी दिन है उनमें हम एक एमसीक्यू सेशन जो है वो भी इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। सभी जो एक जितने भी टॉपिक्स हैं उनका कंबाइन जो है आपका एक एमसीक्यू सेशन जो है वो चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।